इस प्रकार गौरी रानी प्रभा की बातों में आ जाती है और उनके साथ वन विहार के लिए चल देती है। गौरी अपने साथ अपना जादुई मटका लेकर जाती है। दोनों जंगल में जाते हैं। थोड़ी ही दूर आगे जाने पर बड़ी महारानी कहती है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे बहुत तेज भूख लगी है और चक्कर भी आ रहे हैं। मैं अधिक समय तक भूखी नहीं रह सकती, अब मुझसे चला नहीं जा रहा है। दीदी, आप चिंता मत करो, आप यहाँ पर बैठ जाओ, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, जल तो हमारे पास है। मेरी इच्छा है कि मुझे इस समय एक सुगंधित फल मिल जाए तो मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाए। अगर इस समय मुझे खाने के लिए फल नहीं मिला तो निश्चित ही मेरी मृत्यु हो जाएगी। फल? लेकिन यहाँ तो दूर दूर तक कोई फल का पेड़ दिखाई नहीं देता है, मैं कैसे आपके लिए फल लेकर आऊं? आप थोड़ी सी हिम्मत कर लीजिए, आगे जाकर शायद हमें कुछ मिल जाए। कुछ करो गौरी, नहीं तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। फिर सब तुमसे प्रश्न पूछेंगे कि आखिर तुम्हारे रहते हुए बड़ी महारानी को क्या हो गया। तुम्हें महाराज को भी उत्तर देना पड़ सकता है। बड़ी महारानी की बातें सुनकर गौरी घबरा जाती है। तभी वो रानी से कहती है, ठीक है, ये लीजिए जादुई मटका, मैं ध्यान मुद्रा में बैठती हूँ, आप इस मटके से मुझ पर जल डाल दीजिए, मैं एक सुंदर फल के पेड़ में बदल जाऊंगी। आप उस फल को खाकर अपनी भूख मिटा लेना, लेकिन ध्यान रहे उस पेड़ की कोई पत्ती जमीन पर नहीं गिरनी चाहिए। बाद में फिर से इससे जल डालने पर मैं स्त्री बन जाऊंगी। क्या तुम्हारे पास सचमुच कोई ऐसी शक्ति है कि तुम मेरी भूख मिटा सकती हो? तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बहन, तुम बहुत प्यारी हो, तुम मेरा कितना ध्यान रखती हो। इस प्रकार गौरी ध्यान मुद्रा में बैठती है और बड़ी महारानी उसके ऊपर मटके से जल डालती है। थोड़ी ही देर में गौरी एक फल के पेड़ के रूप में बदल जाती है। आखिर मेरी योजना सफल हो गई। अब मैं तुम्हें कभी स्त्री नहीं बनने दूंगी। तुम पेड़ के रूप में वर्षों तक यहीं पड़ी रहोगी। महारानी पेड़ की पत्तियां तोड़ती है और जमीन पर गिरा देती है। वो पेड़ को नुकसान पहुंचाती है और हंसते हुए वहां से चली जाती है। इतना ही नहीं, वो गौरी का जादुई मटका भी तोड़ देती है। उधर राज दरबार में राजा दोनों रानियों की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। रानी प्रभा, छोटी महारानी कहाँ है? और आप दोनों इस तरह मुझे बिना बताए महल से बाहर क्यों गई थी? उत्तर दीजिए। अनर्थ हो गया महाराज, अनर्थ हो गया। जिस गरीब को आप इस नगर की रानी बनाकर लाए थे, वो अपने प्रेमी के साथ चली गई। ये आप क्या कह रही हैं? छोटी महारानी ऐसी बिल्कुल नहीं है, वो ऐसा नहीं कर सकती। ये सत्य है महाराज, हम दोनों जंगल गए थे। वहाँ पर महारानी ने पहले से अपने प्रेमी को बुला रखा था। मौका मिलते ही उन्होंने मुझे बीच जंगल में छोड़ दिया और अपने प्रेमी के साथ चली गई। इस प्रकार बड़ी रानी प्रभा महाराज को छोटी रानी के विषय में गलत बातें बताती है, जिससे राजा छोटी रानी गौरी से नफरत करने लगते हैं। उधर पेड़ के रूप में गौरी बहुत ज्यादा कष्ट झेल रही थी। एक दिन की बात है, 3 दोस्त संजय, सोहन और रमेश जंगल से गुजर रहे होते हैं। तभी रमेश की नजर उस पेड़ पर पड़ती है। अरे भाइयों देखो, जंगल के बीचों बीच सुंदर फल का पेड़ है, क्यों ना हम पहले फल खा लें फिर आगे बढ़ें। वैसे भी मुझे बहुत भूख लग रही है। हाँ संजय, यहीं पर रुककर पहले भर पेट फल खाते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तुम तो जानते हो कि मुझे बहुत अच्छा निशाना लगाना आता है। अभी देखना मैं कैसे निशाना लगाकर फल तोड़ता हूँ। और तुमसे नहीं होगा, ये कार्य मुझे करने दो। अभी देखना, मैं एक पत्थर उठाकर पेड़ की तरफ चलाऊंगा और सारे फल गिरने लगेंगे। अरे तुम दोनों क्या कर रहे हो भाई? इस प्रकार पेड़ को कष्ट पहुंचाना अच्छी बात नहीं है। यदि फल खाना है तो अच्छे से तोड़कर खा लो, उसे पत्थर से घायल मत करो। अरे संजय, फिर से तुम्हारी मानवता जाग गई। ये तो पेड़ है, पत्थर खाना इसका धर्म है। यदि ये पेड़ पत्थर नहीं खाएगा तो फिर फल कैसे देगा? इस प्रकार रमेश और सोहन दोनों मिलकर पेड़ को खूब नुकसान पहुंचाते हैं। फल तोड़ते हैं और खाते हैं। पेड़ की सारी पत्तियां जमीन पर गिर जाती हैं। हालांकि संजय उन फलों को हाथ भी नहीं लगाता। इतने मीठे और सुंदर फल खाकर तो मेरा तो पेट भर गया। और देखो, मैंने तो अपना झोला भी फलों से भर लिया है, ताकि आगे के रास्ते में हमें कोई तकलीफ न हो। संजय, तुमने कुछ खाया कि नहीं? अरे नहीं नहीं, मेरी इच्छा नहीं है फल खाने की।
अरे तुम दोनों का पेट भर गया हो तो हमें आगे बढ़ना चाहिए। और भाई फल तो खा लिया, अब पानी पीने की इच्छा हो रही है। चलो देखते हैं आसपास कोई नदी होगी, वहां से हमें जल मिल जाएगा। तभी संजय की नजर पेड़ पर पड़ती है। वो देखता है कि पेड़ से खून की बूंदें गिर रही हैं। उसे कुछ समझ नहीं आता कि ये सब कुछ क्या है। हाँ हाँ, तुम दोनों जाओ और देखो आसपास कोई नदी है क्या। यदि जल मिले तो मेरे लिए भी लेकर आना, मैं तब तक यहीं पर बैठा रहूंगा। देखो मेरे मित्र अब जा चुके हैं, अब तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने ऐसा पेड़ कभी नहीं देखा है जिसमें से रक्त बहता हो। आखिर तुम कौन हो? मुझे अपना पूरा रहस्य बताओ। मैं तुम्हारा रहस्य जाने बिना यहाँ से नहीं जा सकता। तभी पेड़ से एक दुख भरी आवाज निकलती है। मेरी मदद करो, मैं वर्षों से इसी जंगल में कष्ट भोग रही हूँ। मेरे स्वादिष्ट और मीठे फल मेरे लिए काल बन चुके हैं। जो कोई भी आता है केवल और केवल मुझे कष्ट पहुंचा कर जाता है। क्या तुम बोल सकते हो? मैंने आज तक कभी बोलने वाला पेड़ तो नहीं देखा। कृपया मुझे अपनी पूरी कहानी बताओ। इस प्रकार पेड़ संजय को अपनी पूरी कहानी बताता है। बड़ी महारानी ने मेरे साथ छल किया और इस छल के कारण मैं आज यहाँ पर हूँ। अपनी ईर्ष्या में उन्होंने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। ये बताओ कि मैं तुम्हारी सहायता कैसे कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें नया जीवन मिले और तुम महारानी के छल के विषय में सबको बताओ। तुम्हारा कष्ट मुझसे देखा नहीं जाता। यदि मैंने तुम्हें ये बता दिया तो मैं दोबारा कभी मनुष्य नहीं बन पाऊंगी। इसलिए मैं तुम्हें नहीं बता सकती कि मुझे ये शक्ति कहाँ से प्राप्त हुई। यदि तुम्हें जानना है तो तुम्हें पर्वत के शिखर पर जाना होगा और साधु महात्मा से मिलना होगा। वही तुम्हें पूरी कहानी बता सकते हैं। उन्हें यहाँ लेकर आओ, शायद उनके आशीर्वाद से मेरा कष्ट कम हो जाए। ठीक है, मैं जाता हूँ, साधु महात्मा को लेकर आता हूँ। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। पेड़ की रक्षा की जिम्मेदारी अपने मित्रों को देकर संजय वहाँ से पर्वत के शिखर की ओर चलने लगता है। वो देखता है कि वहाँ पर एक साधु तपस्या कर रहे हैं। प्रणाम साधु महात्मा, कृपया मेरी सहायता कीजिए। मैं बड़ी आशा लेकर आपके पास आया हूँ। अब आप ही मेरी उम्मीद हैं। कहो बच्चे, तुम्हें क्या कष्ट है? यदि मेरे वश में हुआ तो मैं तुम्हारे कष्ट को अवश्य दूर करने का प्रयास करूंगा। मुझे बताओ। महाराज, वर्षों पहले आपने जिस स्त्री को सुंदर फलों का पेड़ बनने का वरदान दिया था, आपका वो वरदान उसके लिए श्राप बन चुका है। अब आप ही उसके कष्ट को दूर कर सकते हैं। हाँ, उस बच्ची का नाम गौरी था और मैं ही उसे जादुई मटका दिया था, जिसकी सहायता से वो एक फल का पेड़ बन सकती थी। साधु संजय को बताने लगते हैं। अरे आखिरकार इतनी मेहनत करने के बाद मेरा सुंदर बगीचा तैयार हो चुका है। अब मैं इस बगीचे में किसी को आने की अनुमति नहीं दूंगा। यहाँ के शरारती लोग सुंदर बगीचे को खराब कर देते हैं। इस प्रकार साधु बगीचे में सो रहे होते हैं। तभी 4 लोगों का एक समूह आता है, जिसमें 2 लड़कियां और 2 लड़के थे। नहीं नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। इस प्रकार किसी दूसरे की मेहनत का फल तोड़ना अच्छी बात नहीं। अरे तो हम कौन सा साधु महात्मा का बगीचा लेकर जा रहे हैं? हमें तो बस 2-4 मीठे फल चाहिए, इतने में हमारा पेट भर जाएगा। बस 2-4 फल लेकर हम यहाँ से चले जाएंगे। तुम देखना, साधु महात्मा को पता नहीं चलेगा। इस प्रकार चारों लोग बगीचे से थोड़े थोड़े फल तोड़ते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन गौरी बगीचे से कोई फल लेकर नहीं जाती, बल्कि वो फलों को साधु महात्मा के सिरहाने पर रख दिया करती थी। ये मेरे बगीचे का फल किसने मुझे उपहार में दिया है? ये तो मैं जानता हूँ कि मेरे सो जाने के बाद कोई न कोई यहाँ अवश्य आता है, जो बगीचे से फल तोड़ कर ले जाता है। लेकिन इस प्रकार की अद्भुत ईमानदारी किसकी हो सकती है? अगले दिन साधु महात्मा सोने का नाटक करते हैं। गौरी और उसके तीनों मित्र साधु के बगीचे से फल तोड़ते हैं। तीनों अपना अपना फल लेकर जाने लगते हैं, लेकिन गौरी अपने हिस्से के फल साधु महात्मा के सिरहाने रख देती है। तो तुम हो वो अद्भुत बच्ची जो मेरे बगीचे का फल तोड़कर मुझे ही उपहार भी देती है।
मुझे क्षमा कर दीजिए साधु महात्मा, लेकिन वो सभी मेरे मित्र हैं, इस कारण मुझे उनका साथ देना पड़ता है। लेकिन मेरी बात का विश्वास कीजिए, आज तक मैंने आपके बगीचे से किसी फल का स्वाद नहीं लिया है। गौरी की ईमानदारी देखकर साधु बहुत प्रसन्न होते हैं। बेटी, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें आशीर्वाद के रूप में ये जादुई मटका देता हूँ। आज से तुम्हारे पास ऐसी शक्ति होगी कि तुम एक स्वादिष्ट फल के पेड़ के रूप में बदल सकती हो, और फिर जब तुम्हारे ऊपर कोई इस मटके से जल गिराए तब तुम मनुष्य बन सकती हो। इस जादुई मटके का जल अदृश्य होता है, लेकिन कभी खत्म नहीं होता। क्या सचमुच साधु महात्मा, मेरे पास ऐसी शक्ति है कि मैं स्वयं को फल के पेड़ के रूप में बदल सकती हूँ? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ध्यान रहे बेटा, तुम इस कहानी को कभी किसी को मत बताना, तुम्हें यह शक्ति कैसे प्राप्त हुई, नहीं तो तुम जीवन में दोबारा कभी मनुष्य नहीं बन पाओगी। इसके अलावा जब तुम्हें बहुत अधिक आवश्यकता हो तभी तुम अपनी शक्ति का प्रयोग करना। ध्यान रहे, मटके को हमेशा अपने साथ रखना। लेकिन मैंने उस बच्ची को आशीर्वाद दिया था और तुम कह रहे हो कि आज वो कष्ट में है। ये कैसे संभव हो सकता है? क्या उसने अपनी शक्ति का अनुचित प्रयोग किया है? साधु महात्मा, गौरी के साथ छल हुआ है। छल से उसे पेड़ बना दिया गया और वो फिर से मनुष्य नहीं बन पाई। आज जब वर्षों बाद मैंने उसे जल प्रदान किया तब जाकर वो मनुष्य बनी, लेकिन उसका शरीर बहुत कष्ट में है। कृपया आप चलकर उसे ठीक कर दीजिए। इस प्रकार संजय साधु महात्मा को इस पेड़ के पास लेकर आता है। बेटी, तुम एक ईमानदार और सच्ची मनुष्य हो। मैं तुम्हारे कष्टों को दूर करने आया हूँ। तुम चिंता मत करो, अभी थोड़ी ही देर में तुम स्वस्थ हो जाओगी। फिर साधु महात्मा अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं और पास में ही वो टूटा हुआ मटका जिसे महारानी प्रभा ने तोड़ दिया था वो जुड़ जाता है। साधु उस मटके को लेकर पेड़ की जड़ में पानी डालते हैं। थोड़ी देर में वो पेड़ गौरी के रूप में बदल जाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साधु महात्मा। यदि आप नहीं होते तो शायद थोड़ी देर में मेरी मृत्यु हो जाती। तुम्हारा भी धन्यवाद संजय। तुम जैसे दयालु मनुष्यों के कारण ही ये संसार चल रहा है। इस प्रकार साधु महात्मा से आशीर्वाद प्राप्त करके गौरी वहाँ से जाने लगती है। अब आप कहाँ जाने वाली हैं? क्या आप अपने पिता के घर जाएंगे या फिर महाराज के पास अपना सच बताने के लिए? मुझे सबसे पहले विराट नगर के महाराज से मिलना होगा और उन्हें बड़ी महारानी का छल बताना होगा। मैं अवश्य महाराज के पास जाऊंगी। विराट नगर का नाम सुनकर संजय चौंक जाता है। मैं भी आपके साथ चलता हूँ, मुझे भी विराट नगर ही जाना है। इस प्रकार संजय और उसके दोनों मित्र गौरी के साथ विराट नगर के महल में पहुंचते हैं। अरे राजकुमार, आप तो बहुत दिनों के बाद अपनी यात्रा से वापस आने वाले थे, लेकिन इतनी जल्दी कैसे वापस आ गए? एक सच के कारण महाराज। इस राजमहल का ऐसा सच जिसे मुझे किसी ने बताना आवश्यक नहीं समझा। आपका वही सच मैं सामने लेकर आया हूं। गौरी महाराज के सामने आती है। गौरी भी ये सुनकर चौंक जाती है कि दरअसल संजय राजकुमार और रानी प्रभा का बेटा है। महारानी गौरी, इतने वर्षों से कहाँ थी आप? मैंने आपको न जाने कहाँ कहाँ ढूंढा, और इतने वर्षों बाद आप अचानक मेरे सामने। महाराज, ये सब कुछ आपको बड़ी महारानी बताएंगी। बताइए महारानी, महाराज को सच बताइए। महारानी प्रभा ने हमसे कहा कि आप अपने प्रेमी के साथ चली गईं। ये सब कुछ क्या हो रहा है? आप दोनों ने हमें क्यों धोखा दिया? मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज। जब आपने गौरी से विवाह किया था तब आप उससे अधिक प्रेम करते थे। इस कारण मुझे उससे ईर्ष्या होती थी। एक दिन जब मैंने देखा कि गौरी फलों का पेड़ बन सकती है तो मैंने योजना बनाई कि मैं एक बार उसे फल का पेड़ बना दूंगी
तो फिर दोबारा वो मनुष्य नहीं बन पाएगी और फिर वो आपसे दूर हो जाएगी। मुझे नफरत हो रही है महारानी, मुझे आपसे नफरत हो रही है। आपने इतनी नीच हरकत की है कि मुझे विश्वास नहीं होता। सैनिकों, ले जाओ इस दुष्ट औरत को और अभी कारागार में डाल दो। इस नगर की छोटी महारानी और हमारी छोटी माँ के साथ जो कुछ भी किया है उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। नहीं मेरे बेटे, नहीं, मुझसे घृणा मत करो। ये सब कुछ मैंने तुम्हारे कारण किया था। महाराज का कोई दूसरा पुत्र होता तो वो तुम्हें कभी राजा नहीं बनने देते। इस कारण मैंने ये योजना बनाई ताकि तुम्हारा भविष्य सुरक्षित हो। बस माँ, बस, आप चले जाइए यहां से। मैं आपकी कोई बात नहीं सुनना चाहता। मेरा भविष्य बनाने के लिए आपने किसी का जीवन बर्बाद कर दिया। मुझे शर्म आ रही है कि मैं आपका बेटा हूं। इस प्रकार राजकुमार संजय के कहने पर महारानी प्रभा को जेल में बंद कर दिया जाता है। महाराज और रानी गौरी सुख से अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। कुछ दिनों में राजकुमार संजय को नगर का राजा बना दिया जाता है।